Hi guys, welcome back. This is Dr. Sandeep Tiwari. Guys, in last lecture, I explained to you the first four stanza of the elegy written in Country Churchyard, that is written by Thomas Gray. और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि पोएट फर्स्ट थ्री स्टेंजा में किन के बारे में बात करता है, वहाँ के पूरे इन्वायरमेंट के बारे में कि पूरा इन्वायरमेंट कैसा है और पूरे इन्वायरमेंट में वो किन किन चीज़ों को नोटिस करता है या क्या क्या चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट होती है उसके बारे में वो बात करता है। फिर जो लास्ट स्टेंजा था उसका थर्ड स्टेंजा पिछले लेक्चर का फोर्थ स्टेंजा पिछले लेक्चर का, उसमें ये बताता है कि उस चर्चयार्ड में कुछ लोग दफन हैं और ये लोग पास के गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके फोरफादर्स या उनके पूर्वज हैं जो कि पूरी तरह से असभ्य हैं, बिल्कुल इग्नोरेंट है, सिंपल लाइफ जिए हुए हैं। और ये भी बताता है कि वो अपने नैरो कब्र में, मतलब संकीर्ण छोटे छोटे से बहुत सकरी सी कब्र उनकी खोदी गई है, उसमें हमेशा के लिए लेट गए हैं। अब उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए पोएट ये कहना चाह रहा है, क्या कहता है कि द ब्रिजी कॉल ऑफ इसेंस ब्रीथिंग मॉन, द स्वेलो ट्विटरिंग from the straw-belt shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed. एक बार मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लाइन टू लाइन चलते हैं। तो अभी तक उसने फोर्थ स्टेंजा में ये एक्सप्लेन किया था कि वो लोग अपने कब्र में हमेशा के लिए लेट गए हैं। अब उससे आगे वही कहता है कि वो लोग कभी भी नहीं उठ सकते, अब मतलब अब वो अपनी कब्र से कभी भी नहीं उठेंगे, चाहे वो सुबह की ठंडी ठंडी सुगंधित हवा हो। पहली लाइन में बोलता है ना, ब्रीजी कॉल ऑफ इसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्निंग टाइम की सुगंधित और ठंडी ठंडी हवा हो, चाहे स्वेलो टिटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बेल्ट नेट, चाहे चिड़ियों की चहचहाहट हो या चिड़ियों की आवाज़ हो उनके घोंसलों से, चाहे मुर्गे की बाग हो, कॉक्स थ्रिल क्लैरियन, चाहे मुर्गे की बाग हो, और चाहे इकोइंग हॉर्न हो, जो हंट्समैन होता है, जो शिकारी होता है, जो बंदूक लेकर के जंगल में शिकार करता है और आवाज़ पैदा करता है, वो आवाज़, ये सारी की सारी आवाज़ या सारी की सारी चीज़ें जो फर्स्ट थ्री लाइन में एक्सप्लेन किया पोएट ने, नो मोर सेल अराउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, ये पूरी चीज़ें उनको उठा नहीं सकती उनके लवली बेड से या उनके ग्रेव से या उनके कब्र से। तो इन फोर लाइन में ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। तो देखिए क्या कह रहा है पोएट। पोएट कहता है कि नाइदर स्वीट स्मेलिंग ब्रीज ऑफ द मॉर्निंग, नाइदर स्वीट स्मेलिंग ब्रीज ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की सुगंधित हवा, नॉर द ट्विटरिंग ऑफ द स्वेलोज या ट्विटरिंग साउंड ऑफ द स्वेलोज फ्रॉम देयर नेस्ट, उनके घोंसलों से, नॉर द श्रिल क्रोइंग ऑफ द कॉक, ना ही जो श्रिल आवाज है, तीक्ष्ण आवाज है किसकी, क्रोइंग कॉक, मुर्गे की बाग की, नॉर द इकोइंग साउंड ऑफ हंट्समैन, ना ही हंट्समैन के द्वारा जो इकोइंग साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, विल एवर अवेक दीज डेड मैन फ्रॉम देयर हम्बल ग्रेव्स, कभी भी उनको हम्बल ग्रेव से या उनके इस ग्रेव से, उनके कब्र से उनको उठा नहीं सकते। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बोलता है नाइदर द स्वीट स्मेलिंग ब्रीज ऑफ द मॉर्निंग नॉर द ट्विटरिंग साउंड ऑफ swallows from their nest, nor the shrill sound या shrill crowing sound of the cock, nor the echoing sound of the huntsman horn will ever awake these dead men from their humble graves, उनके कब्र से उनको कभी भी उठा नहीं सकते। अगले स्टेंजा को देखते हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ सेल बर्न और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न और क्लाइम हिज नीज द इनवाइट किस टू शेयर।
अब इस स्टेंजा में क्या कर रहा है कि वो लोग जो मर चुके हैं, जो कब्र में दफन है, अब जो कभी नहीं उठेंगे, उनके लिए कभी भी अब हर्थ मतलब चूल्हा, ब्लेजिंग मतलब चमकदार, जो चूल्हा आग जलता रहता है तो चमकदार दिखाई देता है, तो बोलता है उनके लिए अब कभी भी आग की लपटों वाला या चमकदार या ब्राइट जो हर्थ है, जो चूल्हा है, वो कभी भी नहीं जलेगा। ना ही उनके लिए कभी भी उनकी हाउसवाइफ जो होती हैं उनके लिए कभी काम करेंगी, इवनिंग केयर, जो इवनिंग में वो काम करती रहती हैं उनके हस्बैंड के लौटने पर खेतों से या काम से, तो वो केयरफुली जो काम करती रहती हैं वो भी अब वो नहीं करेंगी। और ना ही अब कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि देयर सायर्स रिटर्न, मतलब सायर्स मतलब फादर्स, अपने पिता के लौटने पर दौड़ करके उसके नीज, उसके घुटनों पर चढ़ जाएगा और किस लेने की कोशिश करेगा। तो बोलता है अब ये सारी घटनाएं उनके लिए नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं, वो दफन हो चुके हैं, अब वो कभी जिंदा नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए ये सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो चलिए अब देखिए, एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। तो कहता है कि नाउ दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द डोमेस्टिक हैप्पीनेस, नाउ दे आर डेड, अब वो क्या है, मर चुके हैं। सो दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द डोमेस्टिक हैप्पीनेस, अब वो डोमेस्टिक हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं होंगे, कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। देयर वाइव्स, और उनकी जो औरतें हैं, विल नो मोर लाइट चीयरफुल फायर टू वेलकम देम इन द इवनिंग when they return home at the end of the day's work। और उनकी वाइफ जो है वो भी will no more light, अब वो नहीं जलाएंगी क्या, cheerful fire, खुशी खुशी आग, to welcome them, उनके स्वागत के लिए, कब, in the evening when they return home from the work, जब वो घर लौटते हैं शाम के समय, कहाँ से, काम से। फिर बोलता है दे विल नो मोर हैव द सपर रेडी एट देयर अराइवल, मतलब उनकी औरतें अब उनके लिए सपर भी, उनके लिए खाना भी तैयार नहीं करेंगी उनके आने पर। क्यों? क्योंकि अब वो मर चुके हैं, तो खाना किसके लिए बनाएंगी। फिर बोलता है देयर चिल्ड्रेन विल नो मोर रन टू फॉरवर्ड टू ग्रीट देम इन देयर चाइल्डिश वे ऑन देयर रिटर्न होम, बोलता है और उनके जो बच्चे हैं ना वो भी विल नो मोर रन फॉरवर्ड, कभी अब आगे दौड़ करके उनके पास नहीं जाएंगे, ग्रीट देम, उनका स्वागत करने के लिए या उनका अभिवादन करने के लिए, इन देयर चाइल्डिश वे, अपने बचपन वाले तरीके या बच्चों वाले तरीके से, ऑन देयर रिटर्न, जब वो लौट करके आएंगे। बोलता है नॉर विल द चिल्ड्रेन एनी मोर अटेम्प्ट टू क्लैम्बर जेलसली ऑन देयर नीज एंड रिसीव देयर किस, और ना ही अब जो बच्चे हैं उनके घुटनों पर चढ़ेंगे और जेलसली मतलब ईर्ष्या वाले भाव से या दूसरों को जलाने वाले भाव से, टू रिसीव देयर किस, उनके किस को या उनके प्यार को प्राप्त करने के लिए। इसका कहने का मतलब ये हो गया, कई बार आप देखते हो कि जिस घर में 2-3 बच्चे होते हैं, जब उनके फादर लौट करके आते हैं तो बच्चे आपस में कहते हैं मेरे पापा, या फिर वो चिल्लाता है नहीं मेरे पापा, वो कहता है नहीं मेरे पापा, तो वो एक दूसरे के साथ जो ईर्ष्या वाली भावना रहती है या उनके अंदर जो जेलसी वाली भावना रहती है, अब वो भी दिखाई नहीं देगा उनके लिए, या उनको दिखाई नहीं देगा, किनको, फोर फादर्स को जो दफन है वहाँ पे। ओके, तो अब क्या कहता है वो इस स्टेंजा में कि नाउ दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द डोमेस्टिक हैप्पीनेस, अब वो डोमेस्टिक हैप्पीनेस जो घरेलू खुशियाँ उसको एंजॉय करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। और उनकी जो वाइब्स हैं, देयर वाइब्स विल नो मोर लाइट चेयरफुल फायर टू वेलकम देम, अब वो लोग बिल्कुल आग नहीं जलाएंगे, टू वेलकम देम इन द इवनिंग व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम द वर्क, अब उनकी औरतें बिल्कुल आग नहीं जलाएंगी उनके स्वागत करने के लिए शाम के समय जब वो काम से लौटते हैं। और फिर आगे वो कहता है कि एंड देयर चिल्ड्रेन विल नो मोर रन फॉरवर्ड टू ग्रीट देम, अब उनके बच्चे भी उनकी तरफ दौड़ करके उनको अभिवादन नहीं करेंगे जब वो अपने घर लौटते हैं शाम के समय। और बोलता है नॉर द चिल्ड्रेन any more attempt to climb jealously on their knees
एंड रिसीव देयर किस। अब ऐसी भी घटना नहीं होगी कि बच्चे दौड़ करके उनके घुटने पर चढ़ जाएं जेलेसली किस को रिसीव करने के लिए, जेलेसली या दूसरों को मन में ईर्ष्या पैदा करने के लिए, प्यार को रिसीव करने के लिए या किस को रिसीव करने के लिए उनके घुटने पर चढ़ जाएं। ये सारी चीज़ें भी अब देखने को नहीं मिलेंगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले स्टेंजास को देखते हैं। अब अगला जो स्टेंजा आता है बच्चों, अब इन स्टेंजाज में या आगे के 2-3 स्टेंजाज में वो पोएट किनके बारे में बात करता है, उनके वर्क्स के बारे में। जब वो लोग जिंदा थे किस प्रकार से वर्क करते थे, कैसे अपनी लाइफ जीते थे, उनके बारे में बात करता है। और क्या कहता है कि ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल एल देयर फॉरो ऑफ द स्टबन ग्लीब हैज ब्रोक हाउ जंग दे डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड हाउ बोव द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो लोग जिंदा थे ना तो कैसे वो अपने सिकल मतलब हंसिया जिससे फसल काटते हैं, कैसे उस हंसिया से फसल की कटाई करते थे, कैसे वो फोरो मतलब जोतते थे, किसको, स्टबन मतलब कठोर, ग्लिब मतलब धरती या जमीन को, हैज ब्रोक तोड़ देते थे, कैसे वो अपने हल से कठोर धरती को तोड़ देते थे। और कैसे जंग मतलब हैप्पीली, कैसे वो खुशी खुशी ड्राइव लेकर के आते थे अपने टीम को, टीम मतलब जो बैलों की जोड़ी है जिससे वो हल खींचते थे या जिससे वो खेत जोतते थे, उनको कैसे खुशी खुशी लेकर के आते हैं। और कैसे वो लोग अपने स्टडी स्ट्रोक मतलब पावरफुल स्ट्रोक, अपने पावरफुल स्ट्रोक से मतलब अपने कुल्हाड़ी के पावरफुल अटैक से क्या करते थे, वुड्स को, लकड़ियों को काट करके नीचे गिरा देते थे। तो ये जो 4 लाइन में उसने पोएट ने एक्सप्लेन किया है, ये उनके वर्क्स को एक्सप्लेन किया है कि जब वो जिंदा थे तो किस प्रकार के वो वर्क्स को करते थे, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल थी, उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है। तो क्या कहता है पोएट कि ऑफन डिड दीज मेन कौन से, जो यहाँ पे दफन है, ऑफन डिड दीज मेन रीप द हार्वेस्ट विद देयर सिकल्स। प्रायः ये जो आदमी यहाँ दफन है, रीप द हार्वेस्ट फसल की कटाई करते थे, विद देयर सिकल्स अपने हंसियों से। ऑफन डिड द एक्सट्रीमली हार्ड सॉइल yield to their plow with which they furrowed the earth। और प्रायः कई बार इनको क्या देखा जाता था कि दे फॉरो द लैंड या दे फॉरो द अर्थ, वो जमीन को जोत देते थे विद देयर प्लो, अपने हल से। तो वो क्या कहता है कि ऑफन डिड द एक्सट्रीमली हार्ड सॉइल that is followed by them with their flow, जो कि जोत दिया जाता है, जो कि खोद दिया जाता है उनके हलों के द्वारा, उनके हल के द्वारा। आगे कहता है हाउ चीयरफुल दे यूज टू ड्राइव देयर टू द फील्ड्स देयर टीम ऑफ हॉर्सेज और ऑक्सन। हाउ चीयरफुल कैसे खुशी खुशी, दे यूज टू ड्राइव वो लेके जाया करते थे, किसको, देयर टीम ऑफ हॉर्सेज और ऑक्सन, घोड़ों के टीम को या बैलों के टीम को अपने खेत पे। घोड़ों के द्वारा भी हल चलाया जाता था और बैलों के द्वारा भी हल चलाया जाता था। तो यहाँ टीम किसके बारे में बात कर रहा है, टीम ऑफ हॉर्सेज कह लो या टीम ऑफ ऑक्सन कह लो। तो बोलता है हाउ चीयरफुल दे यूज टू ड्राइव टू द फील्ड्स देयर टीम ऑफ हॉर्सेज और ऑक्सन, बैलों की जोड़ी को या घोड़ों की जोड़ी को कैसे वो खुशी खुशी अपने खेत की तरफ लेके जाया करते थे। आगे कहता है वो हाउ दे यूज टू कट डाउन द ट्रीज विद देयर पावरफुल अटैक ऑफ देयर एक्सेस। बोलता है हाउ दे यूज टू कट डाउन, कैसे वो प्रायः क्या करते थे, कट डाउन काट करके गिरा देते थे, किसको, ट्रीज को, लकड़ियों को, विद पावरफुल अटैक ऑफ देयर एक्सेस, अपनी कुल्हाड़ी के पावरफुल अटैक से। तो इस स्टेंजा में या इस 4 लाइन में
उसने उनके वर्क्स को एक्सप्लेन किया कि हाउ दे वर्कड या हाउ दे यूज्ड टू वर्क व्हेन दे वर अलाइव। जब वो जिंदा थे तो वो किस प्रकार से काम किया करते थे, उसके बारे में पोएट ने यहाँ पे बताया है। ओके, तो आगे देखिए। अब पोएट उनके काम को बताने के बाद अब पोएट आज के रीडर्स को एड्रेस करता है या आज के लोगों को एड्रेस करता है। और कैसे लोगों को? जो कि महान लोग हैं, जो एम्बिशियस लोग हैं, जो प्राउडी पीपल हैं, उनको एड्रेस करते हुए बात करता है। क्या कहता है? लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडर हियर विद अ डिस्डेंटफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। अब इस स्टेंजा में पोएट दो लोगों को एड्रेस करता है। एक तो एम्बिशियस पर्सन्स को, एम्बिशन मतलब यहाँ है एम्बिशियस पर्सन, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको कहता है। दूसरी तरफ वो बोलता है ग्रैंडर, ग्रैंडर मतलब ग्रेट लोगों को, ग्रेट पर्सन्स को, उनको एड्रेस करते हुए क्या कहता है? पहले तो वो कहता है एम्बिशियस लोगों को कि आप लोग बिल्कुल मजाक ना बनाओ। पहली लाइन वो बोलता है ना, लेट नॉट एम्बिशियस मोक देयर यूजफुल टॉयल। जो एम्बिशियस लोग हैं ना, उनके यूजफुल टॉयल, उनके यूजफुल परिश्रम को बिल्कुल मजाक ना बनाएं। उनके होमली जॉय, उनकी साधारण सी खुशियों का मजाक ना बनाएं। उनकी डेस्टिनी, उनका जो भाग्य जो ऑब्सक्योर है, अनदेखा है, अनजान है, उसका मजाक न बनाएं। फिर आगे वो कहता है कि और ना ही जो ग्रेट पीपल हैं, ना ही जो बड़े लोग हैं, वो लोग डिस्डेंटफुल स्माइल दें, मतलब तिरस्कृत या तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट दें। उनके शॉर्ट और सिंपल, छोटे और साधारण से हिस्ट्री, एनाल्स मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। उनकी छोटी सी जो हिस्ट्री है, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो छोटी सी बहुत सिंपल सी है, उनका मजाक न बनाया, उस पर तिरस्कारपूर्ण हंसी न दें या स्माइल न दें। ऐसा उसने इस अगली 4 लाइन में कहता है। कौन? पोएट। तो क्या कहता है कि देखिए, लेट नॉट एम्बिशियस पर्सन्स, पहले वो किसको एड्रेस करता है? एम्बिशियस पर्सन्स को। और क्या कहता है? लेट नॉट एम्बिशियस पर्सन्स हेट द यूजफुल लेबर्स ऑफ दीज मैन। जो उनके यूजफुल लेबर्स थे, उनके कठिन परिश्रम थे, जो उनके लिए तो यूजफुल थे, जो मरे हुए हैं, उनके यूजफुल लेबर्स का बिल्कुल भी मजाक न बनाएं, उनसे हेट न करें। देयर सिंपल प्लेजर एंड देयर अननोन डेस्टिनी, उनके साधारण सी खुशियों का और उनके अननोन डेस्टिनी का बिल्कुल भी मजाक न बनाएं, उनसे हेट न करें। तो पहली 2 लाइन में, फर्स्ट 2 लाइन में वो पोएट एड्रेसेस टू द एम्बिशियस पर्सन्स एंड सेज, पोएट किसको एड्रेस करता है? एम्बिशियस पर्सन्स को। और क्या कहता है कि लेट नॉट एम्बिशियस पर्सन मोक द यूजफुल लेबर्स ऑफ दीज मैन। इन व्यक्तियों के जो यूजफुल लेबर्स थे, जो कठिन परिश्रम थे, उनका मजाक न बनाएं। एंड दे शुड नॉट मोक देयर सिंपल प्लेजर एंड देयर अननोन डेस्टिनी, और उनको उनके इन गरीब लोगों के सिंपल प्लेजर, सामान्य सी खुशियाँ और उनके अननोन डेस्टिनी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। फिर अगले 2 लाइन में वो किसको एड्रेस करता है? नाउ द पोएट एड्रेस टू ग्रांड पीपल या ग्रेट पीपल एंड सेज, अब वो उनको एड्रेस करते हुए क्या कहता है? लेट नॉट द ग्रैंड पीपल लिसन टू द ब्रीफ एंड हम्बल स्टोरी ऑफ दीज पुअर मैन विद स्कॉर्नफुल स्माइल। क्या कहता है? लेट नॉट द ग्रेट पर्सन्स या ग्रैंड पीपल लिसन टू द ब्रीफ एंड हम्बल स्टोरी ऑफ दीज पुअर मैन विद स्कॉर्नफुल स्माइल। और ना ही जो बड़े लोग हैं, ग्रेट पीपल हैं, उनको सुनना चाहिए इनकी साधारण सी संक्षिप्त स्टोरी को एक तिरस्कृत स्माइल के साथ। तो इन 4 लाइन में
पोएट दो लोगों को एड्रेस करते हुए ये कह दिया, पहले तो एम्बिशियस पर्सन को एड्रेस करते हुए कहता है कि आप लोग एम्बिशियस हो सकते हो, लेकिन ये जो यहाँ पे दफन है, जो सामान्य से लोग हैं, जो रस्टिक फोर फादर्स हैं, जो सेवेज या इलिटरेट फोर फादर्स हैं, इनके टॉयल्स का, इनके हार्डवर्क का बिल्कुल मजाक न बनाना, तुमको नहीं बनाना चाहिए। यू शुड नॉट मॉक देयर सिंपल जॉयज या सिंपल प्लेजर, उनके सिंपल प्लेजर का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। यू शुड नॉट मॉक देयर अननोन डेस्टिनी, तुम्हें इनके अननोन डेस्टिनी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। देन द पोएट एड्रेसेस टू ग्रेट पीपल एंड सेज, और फिर वो पोएट किसको एड्रेस करता है? ग्रेट पीपल को, और क्या कहता है कि ओ ग्रेट पीपल, यू शुड नॉट लिसन द शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी ऑफ दीज पुअर मैन विद स्कॉर्नफुल स्माइल। आप लोगों को इनकी सिंपल और शॉर्ट स्टोरी को स्कॉर्नफुल स्माइल के साथ नहीं सुनना चाहिए। इट मीन्स यू शुड रिस्पेक्ट देम, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आई होप आज के लेक्चर के जो 4 स्टेंजास थे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।